करता हूं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत पर। अगले आधे घंटे लगातार उन तमाम बड़ी खबरों से आपको वाकिफ कराएंगे, रूबरू कराएंगे जो पूरे दिन सुर्खियों में थी। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से एक शॉर्ट से एक विजुअल्स के साथ करेंगे जो शिकोहाबाद से आया है। हैरान करने वाली तस्वीरें देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्वीरें एक रेलवे स्टेशन की हैं जहां पर एक महिला बाल यानी मरते मरते बची है। ये तस्वीरें आप देखकर दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें देखिए किस तरह से एक शख्स उस महिला को ट्रेन की पटरी से खींचता है। महिला दोबारा कोशिश करती है कुछ सामान उठाने के लिए, लेकिन चंद सेकंड का फासला रह जाता है। उसका सिर, बस समझ लीजिए कि उसका सिर बाल बचती है महिला, और शायद ईश्वर ने ही इस महिला को बचाया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे मौत के मुंह से वो महिला बची है। शिकोहाबाद के रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। देखिए पहली मर्तबा ये शख्स इस महिला को पटरी से बाहर खींचता है। देखिए ये शख्स महिला को पटरी पर चढ़ाता है, शायद कोई सामान गिर जाता है पटरी पर, शायद कोई सामान रह जाता है, और वो देखिए पानी की बोतल है। पानी की बोतल को लेने के लिए महिला दोबारा पटरी की तरफ रुख करती है, जरा सा झुकती है, लेकिन ईश्वर ने इसे बाल बचा लिया, नहीं तो शरीर के परखच्चे उड़ जाते। ये देखिए राजधानी एक्सप्रेस जा रही है, रफ्तार अमूमन 130-140 किलोमीटर प्रति घंटा इस ट्रेन की होती है। देखिए किस तरह से ये महिला बैग के बाद एक छोटा सा बॉटल लेने के लिए झुकती है, लेकिन तभी ट्रेन उसके सिर के बगल से गुजर जाती है। ईश्वर ने बाल इस महिला को बचा लिया। जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो दंग रह गया। एक बार फिर से देखिए, ट्रेन आती है, ये महिला बॉटल उठाने के लिए झुकती है, चंद इंचों का फासला रहता है, कुछ इंच, यानी अगर 1-2 इंच आगे पीछे वो महिला हुई होती तो उसके सिर के टुकड़े हो जाते, परखच्चे उड़ जाते। देखिए तस्वीरें जिसने भी पहली बार देखी वो दंग रह गया। ईश्वर का शुक्र मनाइए कि ये महिला बच गई। पहले तो इस पुरुष ने उसे पटरी से बाहर घसीट कर खींचा आनन फानन में, क्योंकि ट्रेन पीछे से आ रही थी। बैग लेकर ये शख्स महिला को किनारे खींचा, लेकिन तभी देखिए सिर्फ एक पानी की बोतल के चक्कर में वो महिला दोबारा रुख करती है पटरी की तरफ, और कुछ इंच का फासला है जिससे वो महिला बाल बच जाती है। ये तस्वीरें देखिए शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन की, जरा सोचकर देखिए, कुछ इंच का फासला रहा होगा और यह महिला बाल बचती है। आपसे हमारी अपील है, रिपब्लिक भारत आपसे अपील करता है कि प्लीज जब आप रेलवे स्टेशन पे हो, सड़क पार कर रहे हो, तो बहुत ख्याल रखें। और चलिए शिकोहाबाद के बाद आपको ले चलते हैं मुंबई। हलचल बड़ी मची हुई है वहां पे। क्योंकि जो याकूब मेनन है उसकी कब्र को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि महाविकास अघाड़ी सरकार के वक्त इस कब्र को मजार की शक्ल देने की कोशिश हुई। नवाब मलिक के साथ तमाम तस्वीरें आई हैं। जो ट्रस्ट है उसका साथ ही साथ एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें इस बात का दावा किया गया कि अंडरवर्ल्ड ने धमकी दी कि इस कब्र को मजार बनाओ, सजाओ, लाइट लगाओ, पत्थर लगाओ, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। क्या पूरा अपडेट है? रिपब्लिक भारत ने खास इन्वेस्टिगेशन कर ये स्टोरी आपके लिए तैयार की है। देखिए रिपोर्ट। अंडरवर्ल्ड से धमकी आई, आतंकी की कब्र सजाई। मुंबई का गुनहगार, कितने पैरोकार। मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन की कब्र सजाने को लेकर संग्राम छिड़ा है। अब इसको लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। आतंकी की कब्र पर सजावट पर जो बड़ा खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि ये बात निकलकर सामने आई है कि आतंकी याकूब की कब्र को सजाने के लिए अंडरवर्ल्ड से धमकी आई थी। अंडरवर्ल्ड की धमकी का खुलासा इस चिट्ठी से हुआ है। चिट्ठी मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान के ट्रस्ट के पूर्व सदस्य को लिखी गई और चिट्ठी भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि याकूब का भाई टाइगर मेमन था। लेटर में याकूब मेमन को कब्र देने का जिक्र है और नहीं देने पर पूर्व ट्रस्टी को जान से मारने की धमकी दी गई। ये लेटर ट्रस्टी ने 2020 में मुंबई पुलिस को लिखा था। जो अभी फिलहाल पूरा एच ब्लॉक जो मार्बल का जो है वो बना हुआ है S20, वो उन्होंने हमसे मांगा था। मैं था और एक दूसरा हमारे साथ ट्रस्टी थे, फॉर्मल ट्रस्टी परवेश सरकार है। तो हमने उसको देने से उनको डिनाई करा कि हम आपको ये चीज़ नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने काफ़ी बार मतलब नहीं दे सकता, हमको परेशान करने लगे। जब बार मैंने उनको मना करा तो फिर मुझको ये बोलने लगे, लो भाई का फ़ोन आया, भाई से
बात करो, धमकी देने लगे। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए हैं और साथ ही ट्रस्ट के पूर्व सदस्य का बड़ा खुलासा कि किस तरीके से कब्र की जमीन को लेने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया गया, उनको बाकायदा धमकी दी गई। इसके अलावा एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें उस वक्त की महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल दलों के नेता और साथ ही उस वक्त मंत्री नवाब मलिक की तस्वीर भी सामने आई है, जो सवाल खड़े कर रही है कि क्या आतंकी याकूब मेमन की कब्र को मजार में तब्दील करना और साथ ही कब्र की जगह को याकूब परिवार को देना, क्या उसमें उनकी रजामंदी शामिल थी, और अगर नहीं थी तो ऐसा होने क्यों दिया गया। बताया जा रहा है कि पूर्व ट्रस्टी जझील नवरंगे को धमकी देने वाले शख्स ने खुद को टाइगर मेमन का चचेरा भाई बताया। कहा था कि याकूब मेमन की कब्र की जगह को हमारे नाम किया जाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। दूसरी तरफ एक और तस्वीर ने सनसनी मचाई। तस्वीर में एनसीपी नेता नवाब मलिक नजर आ रहे हैं और नवाब मलिक के साथ याकूब मेमन के करीबी नजर आते हैं। नवाब मलिक तत्कालीन सरकार में मंत्री भी थे। यही नहीं, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि याकूब के करीबियों के साथ कई नेता भी दिखाई दे रहे हैं। याकूब की कब्र पर सजावट के मामले में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिखाया गया कि 2021 से पहले कब्र पर सजावट नहीं थी। बड़ा कब्रिस्तान ट्रस्ट के अध्यक्ष शोएब खतीब के वीडियो से खुलासा हुआ है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर मोर्चा खोला है। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा जा रहा है। कहा गया कि एमवीए सरकार ने याकूब की कब्र सजाई, वहीं वीएचपी ने भी याकूब की कब्र सजाने पर सवाल उठाए। याकूब मेमन की कब्र को सौंदर्यकरण किया जाए, उसको स्मारक के रूप में बनाया जाए, उसको श्राइन की तरह बनाया जाए, उसमें खुले तरीके से दिख रहा है कि किस प्रकार से एमवीए की सरकार उसमें मदद कर रही थी। एक आतंकी से इतनी हमदर्दी उनको क्यों थी? एक आतंकी का महिमा मंडन हो, उसकी मानसिकता उनकी क्यों थी? उसकी कब्र को दरगाह बनाने का प्रयत्न, उसको एक ऐसा व्यक्ति दिखाने का प्रयत्न जिसने कौम के लिए बलिदान दिया है, धर्म के लिए बलिदान दिया है, उसको एक पूजा स्थल में परिवर्तित करना संपूर्ण भारत के स्वाभिमान के लिए, प्रभुसत्ता के लिए इससे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? अब सवाल ये, क्या उद्धव के सीएम रहते याकूब मेमन की कब्र मजार में बदल गई? क्या अंडरवर्ल्ड के दबाव में आतंकी का सम्मान हुआ? नवाब मलिक याकूब के परिवार वालों के साथ तस्वीर भी सवाल खड़े करती है। अब जांच में ही साफ होगा कि आतंकी की कब्र पर साज सज्जा क्यों हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली के बाद चलिए आपको एलएसी ले चलते, जहां से एक अच्छी खबर है। खबर यह है कि 12 सितंबर तक जो गोगरा हॉट स्प्रिंग का पीपी यानी जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, वहां से चीन और भारत दोनों की सेनाएं पीछे हट रही हैं। लेकिन अभी भी जो डेपसोंग इलाका है वहां पर गतिरोध बना हुआ है, क्योंकि वहां पर बड़ी तादाद में चीनी सैनिक और तमाम कंस्ट्रक्शन हुए पड़े हैं। एमईए ने भी साफ कर दिया है कि 12 तक स्थितियां सुधर सकती हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत चीन सीमा से सबसे बड़ा अपडेट। गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटी सेनाएं। भारत चीन के बीच डिसएंगेजमेंट शुरू। 12 सितंबर तक वापस होंगी सेनाएं। भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटने लगी। 28 महीनों से सीमा पर जारी तनाव के बीच 8 सितंबर को पीपी 15 यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर डिसएंगेजमेंट की शुरुआत हुई। हालांकि यहां पर 40-50 से ज्यादा सैनिक नहीं थे। इसके बावजूद पीपी 15 पर एक नो पेट्रोल बफर जोन बना दिया गया है। भारत के लिए चिंता का सबब चीनी सैनिकों का बड़ी संख्या में डेपसांग और डेमचौक में जमा होना है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने डेपसांग में अच्छा खासा अतिक्रमण कर रखा है। डेमचौक में भी चीनी सेना ने अतिरिक्त टेंट गाड़ दिए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से सैन्य बलों की वापसी की प्रक्रिया 12 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। एमईए के इस बयान से एक दिन पहले भारत और चीन की सेनाओं ने घोषणा की थी कि उन्होंने गोगरा हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सेना की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस इलाके में दोनों सेनाओं के बीच बीते 2 साल से ज्यादा वक्त से गतिरोध बना हुआ है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों ने वार्ता जारी रखने और भारत चीन सीमावर्ती इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास शांति बहाल करने और बाकी मुद्दों को सुलझाने पर सहमति जताई।
और आइए अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि गोगरा हॉट स्प्रिंग और डैम चौक का वो कौन सा इलाका है जहां से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट रही हैं। ये देखिए, ये पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास का इलाका है जिसे गोगरा हॉट स्प्रिंग कहते हैं, जहां से चीन और भारत की सेनाएं पीछे हट रही हैं। लेकिन डैम चौक पर अभी भी दिक्कत बरकरार है। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनने में साल भर से ज्यादा का वक्त लग गया है। डेपसांग और डैम चौक में तनाव के आगे ये बेहद छोटा कदम है। हालांकि इससे पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक का रास्ता साफ हो सकता है। ये बैठक 15 से 16 सितंबर के बीच उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन के दौरान हो सकती है। दोनों देशों ने अभी तक न तो द्विपक्षीय मुलाकात की पुष्टि की है और न ही इससे इनकार। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अप्रैल या मई 2020 के बाद से कोई बात या मुलाकात नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं सियासत की। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। आज तमिलनाडु में थे, लेकिन उनकी बातचीत, उनके बयानों से इतर उनकी टी शर्ट को लेकर खूब हंगामा हुआ। बीजेपी ने बाकायदा टी शर्ट का ट्वीट किया, उसकी कीमत बताई और बीजेपी ने कहा कि देखिए 40,000 से ज्यादा महंगी टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, ना कि भारत जोड़ो। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा का आज तीसरा दिन था। इस दौरान बीजेपी ने राहुल गांधी की टी शर्ट की तस्वीर शेयर कर उन पर हमला बोला। बीजेपी ने राहुल की टी शर्ट की ब्रांड और कीमत बताते हुए एक फोटो शेयर की थी, जिसमें बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस टी शर्ट की कीमत 41,257 रुपए है। बीजेपी ने साथ ही भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, भारत देखो 41,000 की टी शर्ट। बीजेपी ने अपने ट्वीट में कंपनी के ऑनलाइन सेल का प्राइस टैग भी दिखाया। बीजेपी के ट्वीट और आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया। बीजेपी के ट्वीट के जवाब में कांग्रेस ने लिखा, अरे घबरा गए क्या? भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जनसैलाब को देखकर मुद्दे की बात करो, बेरोजगारी और महंगाई पर बोलो। बाकी कपड़ों पर चर्चा करनी है तो मोदी जी के 10 लाख के सूट और 1.5 लाख के चश्मे तक बात जाएगी। बताओ करनी है? कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी बीजेपी को करारा जवाब दिया। जयराम ने बीजेपी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, ऐसे तो तरस आता है। कन्याकुमारी कश्मीर अब तक की सबसे बड़ी भारत जोड़ो यात्रा का जवाब केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के पास एक टी शर्ट है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में अब एक दल देश को एकजुट कर रहा है तो बांटने वाला दल अभी भी टी शर्ट और खाकी निक्कर में लटका पड़ा है। डर अच्छा लगा। इस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। राहुल गांधी 150 दिनों में करीब 3,570 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकाली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। देश के गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान पहुंचे हुए हैं। वह तमाम बीजेपी नेताओं को संबोधित करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि अशोक गहलोत का गढ़ जोधपुर में वो तमाम नेताओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, इसे लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे, स्ट्रैटेजी पर बातचीत करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, यानी जो प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी के लोग हैं, नेता हैं, विधायक हैं, कल अमित शाह के साथ बड़ी बैठक करेंगे और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कैसी तैयारियां हैं, क्या स्ट्रेटेजीज हैं, उन पर बात होंगी। और कल एक बड़ी बैठक है जिस पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं। दो 2024 की बारी बीजेपी ने शुरू की तैयारी। संगठन में बदलाव, बीजेपी ने खेला बड़ा दांव। उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी का मेगा प्लान। हिंदुस्तान की सत्ता के लिए होने वाले सबसे बड़े चुनाव में अभी 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन दिल्ली की सियासी फिजाओं में चुनावी तैयारियां होनी शुरू हो गई हैं। जो अपने सूबे में सीएम हैं, वो बाहर निकल रहे हैं। लुटियन दिल्ली में डेरा डाल रहे हैं। थर्ड फ्रंट की जुगलबंदी खत्म कर अब अपने मेन फ्रंट की बात हो रही है। सियासी समर में कांग्रेस ने अकेले भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। इन सब के बीच बीजेपी कहां पीछे रहने वाली है?
2024 के लिए आज बीजेपी ने सबसे बड़ा ऐलान किया है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक राज्यवार नए कप्तानों की तैनाती कर दी गई। देश के 14 राज्यों और नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए नए प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में नए प्रभारियों की तैनाती हुई है। ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया है। पी मुरलीधर राव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई है, तो अरुण सिंह को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है। खास बात यह है कि इन सभी राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा बीजेपी ने गुजरात के एक्स सीएम विजय रूपाणी को पंजाब का प्रभारी बनाया। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड का प्रभारी नियुक्त किया गया। विप्लव देव को हरियाणा, विनोद तावड़े को बिहार, प्रकाश जावड़ेकर को केरल और नोएडा के सांसद महेश शर्मा को त्रिपुरा का प्रभारी बनाया गया। बिहार के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष मंगल पांडे को पश्चिम बंगाल का प्रभार सौंपा गया है, तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को उत्तर पूर्व राज्यों का संयोजक बनाया गया है। बीजेपी ने संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव दिल्ली में अमित शाह की बैठक के 3 दिन बाद किया। 6 सितंबर को दिल्ली में बिहार के सीएम नीतीश कुमार जब विरोधियों को मेन फ्रंट पर लाने के लिए सियासी भ्रमण पर थे, तब बीजेपी के चाणक्य अमित शाह बीजेपी मुख्यालय में अपने मंत्रियों और नेताओं के साथ 2024 में 350 पार की रणनीति बना रहे थे। शाह ने 2019 का रिकॉर्ड तोड़ने का प्लान तैयार कर लिया और काम भी शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है। कल आरएसएस की बड़ी बैठक होनी है और इस बैठक को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल छत्तीसगढ़ में आरएसएस के तमाम नेता एकजुट होंगे, जहां पर जेपी नड्डा तमाम आरएसएस के नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और इस बैठक का नाम अखिल भारतीय समन्वय बैठक का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिया है। कल बड़ा दिन है क्योंकि छत्तीसगढ़ में तमाम बीजेपी नेता भी जुटेंगे और आरएसएस के तमाम जो कार्यकर्ता है उनके साथ जेपी नड्डा एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। और अब बात करते हैं गणेश उत्सव की। 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं आज आखिरी दिन है और आज से ही बप्पा की विदाई शुरू हो चुकी है। पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव पूरी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई, पुणे, भोपाल और हैदराबाद की तस्वीरें। देखिए किस तरह से गणपति बप्पा को शानदार विदाई दी जा रही है और आज से ही शाम से ही गणपति बप्पा की जो मूर्तियां हैं उनका विसर्जन शुरू हो गया है। पूरे महाराष्ट्र में, पूरे विदर्भ में, पूरे कोंकण इलाके में बहुत धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता है। और देखिए तमाम तस्वीरें आपको ये बताती हैं कि गणेश उत्सव का क्या महत्व है महाराष्ट्र के लिए और देश के मुख्तलिफ इलाकों के लिए। तस्वीरें देखिए, आज समाप्ति हो गई गणेश उत्सव की और आज से अलग अलग इलाकों में इनकी मूर्तियों का विसर्जन भी शुरू हो गया। और अभी 10:30 स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आपके सरोकार की खबरों के साथ हम कल फिर से हाजिर होंगे, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए मेरी सहयोगी शिखा के साथ जागते रहो। जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।